तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रीट की वैकेंसी आ चुकी है और 26 अप्रैल को आपके एग्ज़ाम है। लगभग 4 महीने आपके पास हैं। 4 महीने में आप बखूबी रीट को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप 4 महीने रेगुलर स्टडी करोगे और मेरे बताए अनुसार चीज़ें फॉलो करते हो तो रीट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इसलिए ज़रूरी है पढ़ना। सोशल साइंस हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे और सोशल साइंस में हमने मतलब 12 इकाइयाँ हैं और उसमें से हमने 10वीं हमारी चल रही है। उसके बाद में टीचिंग मेथड्स बच जाएंगे। टीचिंग मेथड्स इसके बाद में कर लेंगे, लेकिन जो जनरल नॉलेज है उसका सिलेबस लगभग हमारा पूरा हो चुका है, तो हम लोग वही पढ़ रहे थे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज धानवंत दुर्ग, लगभग 27 दुर्ग हमने कंप्लीट कर लिए थे। 4-5 दुर्ग और बचे हैं जो हम आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो धानवंत दुर्ग का मतलब मैंने आपको समझा दिया था फर्स्ट चैप्टर में कि वो दुर्ग जो मरुस्थल के अंदर बने हुए होते हैं धानवंत दुर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो धानवंत दुर्ग में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? जैसलमेर का दुर्ग, क्योंकि अपने सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में ही है ना। तो ऑब्वियसली वहाँ जो कोई दुर्ग बना होगा वही तो धानवंत दुर्ग होगा ना। तो वहाँ पे दुर्ग बना हुआ है जैसलमेर, तो उसको बोलते हैं, एक तो शहर के नाम से बुलाएंगे जैसलमेर का किला, और एक उसे बोलते हैं सोनारगढ़ या सोनगढ़। देखो दोस्तों, जो मिट्टी होती है और वो जो पत्थर बने हुए हैं वो मतलब मिट्टी जैसे रंग के पत्थर हैं, और जब उस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो वो ऐसे लगता है जैसे सोना चमक रहा हो, है ना। तो इस कारण से इसका नाम सोनारगढ़ दुर्ग भी पड़ा है। निर्माण दोस्तों इसका बहुत पहले करवाया गया था। 12 जुलाई 1155 को यदुवंशी भाटी राजा रावल जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मतलब दुर्ग शुरू उन्होंने करवा दिया था, नींव उन्होंने रख दी थी। आगे चलकर इसको पूरा करवाने का कार्य उनके पुत्र थे शालिवाहन द्वितीय, है ना। इन्होंने इसको पूरा करवाया। तो शुरू किसने करवाया था? रावल जैसल ने। और पूरा किसने करवाया? उनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने, ठीक है। अब त्रिकूटाकृति दुर्ग है जिसमें 99 बुर्जें बनी हुई हैं। त्रिकूट आकृति में बना हुआ है और 99 बुर्जें मतलब 99 झरोखे, ऐसे खिड़कियों पे जो झरोखे नहीं बने होते उनको बोलते हैं बुर्ज या झरोखे या खिड़कियां, है ना। तो इसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं। पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ है। इसकी विशेषताएं हम देख सकते हैं। पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ है और बिना चूने के सिर्फ पत्थर पे पत्थर रखकर। एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों कि इसमें चूना उपयोग नहीं किया गया है। पहले जैसे घर नहीं होते थे पुराने ज़माने में, पत्थर पे पत्थर ऐसे जचा जचा के डंडा दीवार ये बनाई जाती थी, वैसे उस तरह से इसका निर्माण करवाया गया। तो बिना चूने के निर्मित एकमात्र दुर्ग ये अपना हो जाता है, ठीक है। विश्व का एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। तो देख लो कितनी एंटीक विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। एक तो बिना चूने के सिर्फ पत्थर पे पत्थर रखकर बनाया गया है, दूसरा लकड़ी की छत इसकी है ना। तो ये लकड़ी की छत वाला दुर्ग तो ना केवल भारत का बल्कि विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजों और छतों को सुरक्षित रखने हेतु गौमूत्र का लेप किया गया है। गौमूत्र के लिए दोस्तों मतलब जो गाय से हमें 5 तत्व प्राप्त होते हैं, गाय का दूध, दही, छाछ, घी और गौमूत्र, ये सारी चीज़ें, और जो काऊ डंग होता है गोबर, वो 5 चीज़ें मिलके दोस्तों अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च भी चल रहा है, क्योंकि मतलब ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती हैं ये सारी चीज़ें, और इनसे अलग बहुत तरीके की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो उस ज़माने में भी इतना रिसर्च हो चुका था। और जो दीवारें हैं इसकी और छतें हैं इसके, दरवाजे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे? ये गौमूत्र का लेप करते थे। दुर्ग की आकृति कैसी है? अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान, जैसे सिंह अंगड़ाई ले रहा हो ऐसी दुर्ग की आकृति कुछ लोग बताते हैं। तो त्रिकुटाकृति भी बोलते हैं, और सिंह की मतलब सिंह अंगड़ाई ले रहा है ऐसी भी आकृति हमें दिखती है। इस दुर्ग में जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। ये एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार ये कई बार आया भी हुआ है, और अपन क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि ये कौन से किले में हो सकता है। तो ये इसी किले में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आपको कि ये जो भंडार है ये यहीं पे है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें जो भी पुस्तक या ये मतलब ग्रंथ अपन को मिले हैं वो सभी हस्तलिखित ग्रंथ हैं, मतलब हाथ से लिखे हुए ग्रंथ हैं इसमें जो भी हमें मिले हैं, ठीक है। जैन आचार्य जीनभद्र सूरी जो मतलब यहाँ के एक फेमस पर्सनैलिटी थे, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, ठीक है।
तो ये चीज़ एक याद रखना कि कई बार क्वेश्चन बन भी चुका है और आगे बनने की संभावना भी है कि जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ है, जैसलमेर के किले में है। और इस जो संग्रहालय है इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि यहाँ जितने भी किताबें और ग्रंथ मिले हैं वो सभी हस्तलिखित हैं, मतलब हाथ से लिखे गए हैं। ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो एक तो अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग मतलब रहने वाला, फोर्ट मतलब दुर्ग, तो लिविंग फोर्ट कौन सा है वो हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद में दूसरा कोई लिविंग फोर्ट जो है सबसे बड़ा वो कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। अब दोस्तों कई बच्चे लिविंग फोर्ट का मतलब नहीं समझते। मतलब पहले के दुर्ग क्या होते थे, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे तो बना दिया दुर्ग, ठीक है, फिर इसकी चार दीवारी, इस पहाड़ के सारे सारे इतनी बड़ी चार दीवारी बना दी। अभी ये दुर्ग है ना खुद ही कोई 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर में फैले हुए थे। तो इस चार दीवारी के अंदर ना गांव के गांव बस गए। ठीक है। तो ये जो गांव या फिर सामान्य लोग रह रहे हैं, राजा महाराजाओं के अलावा जो रह रहे थे, तो उसको अब हम क्या बोल देते हैं? उनको बोल देते हैं लिविंग फोर्ट, मतलब रहने वाला, जिसमें लोग रह रहे हैं, है ना। तो ये लिविंग फोर्ट हो गया किसके बाद में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में। सबसे बड़ा दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ है जिसमें मतलब लोग रह रहे हैं, है ना। और ऐसा ही लोग रहने वाला, या फिर इंग्लिश में अपन बोलते हैं लिविंग फोर्ट, ऐसा दूसरे नंबर का दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है। इस दुर्ग में दोहरा परकोटा बनाया हुआ है जिसे कमरकोट कहते हैं। ठीक है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार अक्षयपोल कहलाता है। जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको अक्षयपोल नाम दिया गया है। बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं पूछते हैं। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, है ना, ये सब भी यहाँ पे हैं जो महाराजा अक्षय सिंह ने बनाए थे। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैं आगे से बोल देती हूँ, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बादल विलास थोड़ा सा फेमस है, ये ज़रूर आप याद रख सकते हैं कि बादल विलास 1830 में सिलवट्टी मतलब जाति है वहाँ की, जैसलमेर में रहने वाली, उन्होंने 5 मंजिला भवन बना के यहाँ के जो महाराजा थे उस समय के, बेरीसाल जी, उनको भेंट किया था। इसे बादल विलास क्यों कहते हैं दोस्तों? एक 5 मंजिला इमारत है ना, उसको देखने पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हवा में हो, या फिर उसकी जो ऊपरी ऊपरी मंजिल है उसको देख के ऐसे लगता है जैसे बादलों के अंदर हो। मतलब इसकी ऊंचाई को देखते हो, आजकल तो और भी ऊंची इमारतें बनने लग गई है ना, 100 वाली इमारतें बनने लग गई। ये तो उस जमाने में थी, तो इस कारण से 1830 में इतनी ऊंची बिल्डिंग बना के भेंट की थी, तो इसका नाम रख दिया बादल विलास। ठीक है। एक है जवाहर विलास, इसे इसाल बंगला भी कहा जाता था और जैसलमेर की प्रथम होटल, जैसे कि आज भी हम देखते हैं जैसे जयपुर में सिटी पैलेस वगैरह है वो राजाओं के महल ही थे ना, तो ऐसे ही जैसलमेर में इस जो जवाहर विलास है उसको होटल में बदल दिया गया था और जैसलमेर की प्रथम होटल थी। इस किले में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है ढाई शाखे, ढाई शाखों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है। ठीक है। तो ढाई शाखे कौन कौन से हुए हैं? देखो, प्रथम शाखा तो हुआ था यहाँ पे 1295 में, उसमें आए थे फिरोज शाह खिलजी, और फिर भाटी शासक, मतलब भाटी जैसलमेर के रहने वाले शासक थे, उनमें मूलराज प्रथम। तो पहला युद्ध तो इनके बीच में हुआ था जिसमें शाखा हुआ था फिरोज शाह खिलजी और मूलराज प्रथम। ठीक है। द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक और रावल दूदा के बीच में हुआ था। ठीक है। और तृतीय शाखा जो हुआ था वो 1550 में हुआ था। जैसलमेर के राजा राव राजा लूण करणसर और कंधार के राज्य से निर्वासित शासक थे आमिर अली, उनके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें वीरों ने केसरिया तो किया था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। तो शाखा किसको बोलते हैं? जिसमें केसरिया और जौहर दोनों होते हैं उसको शाखा बोलते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था जब मैं पढ़ा रही थी, पहला शाखा जब, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें केसरिया तो हो गया, मतलब वीरों ने तो आहुति दे दी अपनी, लेकिन जो वीरांगनाएं थी उन्होंने जौहर नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने डर के मारे जौहर नहीं किया या फिर कुछ और, इसका रीज़न ये था कि उनको ऐसे पता चला कि युद्ध जीत लिया गया है, उनको ये नहीं, मतलब पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई कि अपनी जो राज्य की सेना है वो युद्ध में हार गई है। तो उनको जानकारी ना मिल पाने की वजह से मतलब जो वहाँ की वीरांगनाएं और रानियाँ थी वो जौहर नहीं कर पाई। तो इसमें क्या हुआ कि शाका हो गया और जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे, मतलब केसरिया हो गया और जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्धशाका बोलते हैं। और ये कब घटित हुआ था? 1550 में। शासक कौन थे? लूणकरण सर, और दूसरे शासक कौन थे? आमिर अली। तो ये था दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग। तो इस दुर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताओं में 1155 में बना था ये सबसे ज़्यादा, और बिना चूने के
मतलब बिना चूने के पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है। एकमात्र दुर्ग है विश्व का जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान है। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी यहाँ पे ही है। और चित्तौड़गढ़ के बाद में राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है और 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा धानवंत दुर्ग की अगर अपन बात करें तो वो है भटनेर का किला। भटनेर का किला कहाँ है दोस्तों? भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? 3री सदी में भाटी राजा के पुत्र थे भूपत सिंह ने घग्गर नदी के किनारे। हनुमानगढ़ में कौन सी नदी आती है? घग्गर नदी आती है, तो घग्गर नदी के किनारे ही करवाया होगा, है ना। और राजा कौन थे? भूपत सिंह, ठीक है। इसे राज्य का उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक भी बोलते हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक क्यों बोलते हैं? जैसे ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पे है गंगानगर, यहाँ पे हनुमानगढ़, तो अपने ज़्यादातर आक्रमण जो होते थे वो इधर से ही होते थे। ये मरुस्थलीय क्षेत्र था ना, कोई पहाड़ वहाड़ था नहीं, तो इधर से आक्रमणकारी आसानी से आ जाते थे। तो यहाँ जो ये किला बना हुआ है जैसे हनुमानगढ़ में, तो इस किले में जो भी राजा रहते थे वो रक्षा करते थे, मतलब जो भी बाहरी आक्रमणकारी होते थे तो इसी किले से अपन उनका विरोध करते थे। इस कारण से इस किले को क्या कहा जाता है? उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक। उत्तरी प्रवेश द्वार तो ये हो गए गंगानगर हनुमानगढ़, और इसका रक्षक किसको कह दिया हमने? हनुमानगढ़ के किले को या भटनेर के किले को। 1001 में इस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो जो भी मतलब ईरान, इराक, उधर से अरब देशों से जो भी ये शासक आक्रांता आए थे, इन्होंने इधर से ही आक्रमण किया था। 1398 का जो आक्रमण था दोस्तों, आप सबने सुना भी होगा। तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था वो राजस्थान में सबसे विभत्स आक्रमण था। दूलचंद भाटी उस टाइम पे यहाँ के शासक थे, और मतलब इतना भयानक उस टाइम पे उन्होंने रक्तपात मचाया था कि उनसे हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर कर लिया था। ऐसे प्रमाण हमको इस किले में मिले हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं द्वारा किया गया जौहर के प्रमाण हमें कहाँ मिले? भटनेर के किले में। अब इसका हनुमानगढ़ नाम, हाँ, हनुमानगढ़ नाम क्यों पड़ा? पहले इसका भटनेरगढ़ नाम था। इसका इसलिए पड़ा कि बीकानेर के जो महाराजा थे सूरज सिंह जी, उन्होंने मंगलवार के दिन इस किले पर विजय पाई थी। और मंगलवार को हम किसका हिंदू धर्म में अपन मानते हैं ना, हनुमान जी का वार। इस कारण से इसको हनुमानगढ़ दुर्ग इसका नाम उन्होंने दिया था। किसने दिया? सूरज सिंह ने। और ये कहाँ के शासक थे? बीकानेर के, ठीक है। तो ये है भटनेर का दुर्ग। इसके बाद में नागौर का दुर्ग कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, एक बस इसका ये नाम याद रख लेना, अहिछत्रपुर दुर्ग, क्योंकि नागौर का पुराना नाम भी अहिछत्रपुर ही है। और नागदुर्ग और अहिछत्रपुर दुर्ग दोनों इसी के नाम है। इसका निर्माण 1211 में चौहान राजा सोमेश्वर के संत कैमास ने करवाया था, ठीक है। बीकानेर के दुर्ग में थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बीकानेर का किला, इसे सबसे पहले तो जूनागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। धानवंत दुर्ग और भूमि दुर्ग दोनों है, मतलब दोनों का उदाहरण, मरुस्थल और भूमि दुर्ग दोनों का उदाहरण इसमें मिलता है। निर्माण 1485 में राव बीकाजी द्वारा करवाया गया था। जो बीकानेर के शासक थे राव बीका, उन्होंने निर्माण करवा दिया था, लेकिन आगे चल के जो बीकानेर के सबसे महान शासक हुए थे राय सिंह, उन्होंने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, है ना। वर्तमान में जो भव्य दुर्ग हम बीकानेर का देखते हैं, जूनागढ़ दुर्ग, वो राय सिंह जी द्वारा ही बनवाया हुआ है, जिसकी नींव 1588 में रखी गई और 1594 में बनकर तैयार हुआ। और उसके बाहर जो राय प्रशस्ति लगी हुई है, जिसके रचयिता हैं जदूता, उसमें भी ये पूरी मतलब इनकी वीरगाथा लिखी हुई है राय सिंह जी की। तो एक तो राय सिंह प्रशस्ति हो गई, जदूता ने लिखी थी, एक ये इंपॉर्टेंट है। निर्माण किसने करवाया था? प्रारंभिक निर्माण बीका ने करवाया था, पुनर्निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। अगर बीका और राय सिंह मतलब दोनों ऑप्शन में हो तो बीका करना है, लेकिन अगर बीका ऑप्शन में नहीं हो तो राय सिंह। ज़्यादातर इसका निर्माता राय सिंह को ही माना जाने लगा है, क्योंकि आज का जो दुर्ग है वो राय सिंह जी ने ही बनवाया था। इस किले के दरवाजे पर दोनों ओर जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, जिन्होंने 1567 के शाके में वीरगति प्राप्त की थी। जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था ना, तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जयमल और पत्ता नामक 2 सेनानायक थे उदय सिंह जी के। उन्होंने किले की रक्षार्थ अपनी जान गंवा दी थी, तो उनके मतलब युद्ध नीति से प्रभावित होकर अकबर ने इनकी मूर्तियां बनवाई। अब देखो अकबर कहाँ के थे? अकबर तो मतलब अजमेर से आते थे या फिर दिल्ली के शासक थे जैसे, है ना। और युद्ध कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। लेकिन इनकी मूर्तियाँ कहाँ हैं? वो है बीकानेर दुर्ग में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। अपन जयमल और पत्ता की मूर्तियाँ ज़्यादातर गुजरात में, चित्तौड़गढ़ में कर देते हैं, बट ये कहाँ पे हैं? ये बीकानेर दुर्ग में बनवाई गई हैं, ठीक है। एक बीकानेर दुर्ग की महत्वपूर्ण विशेषता है हिंदू मुस्लिम शैली का सुंदर समन्वय इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो राय सिंह जी थे वो मतलब जो ये दिल्ली के जो शासक थे अपने मुस्लिम शासक अकबर,
और अकबर के बाद में जो उनके पुत्र आए थे जहांगीर, उनके महत्वपूर्ण सेना नायक थे राय सिंह, है ना, सबसे विश्वसनीय सेना नायक थे और जमादार थे। तो इस कारण से मुस्लिम प्रभाव इन पे ज़्यादा था। तो हिंदू और मुस्लिम शैली के समन्वय इनके किलों में देखने को मिलता है, इस किले में देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ दुर्लभ और प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, शस्त्रास्त्र मिले हैं और देव प्रतिमा आदि जो मिले हैं, फारसी और संस्कृत में हस्तलिखित ग्रंथ, उनका एक म्यूजियम यहाँ पे इस किले में बना दिया गया है। ठीक है, तो जूनागढ़ किले की महत्वपूर्ण बात क्या हो गई, धानवन और भूमि दुर्ग दोनों का उदाहरण है। निर्माण बीकाजी ने 1485 में करवाया था, फिर 1588 से 94 तक राय सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी और प्रशस्ति के रचयिता थे जदूता। किले के दरवाजे पर जयमल और पत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियाँ, गजारूढ़ मतलब हाथी पे सवार मूर्तियाँ हैं, जो 1567 के साके में शहीद हो गए थे। ठीक है, अब एक चूरू का किला है। चूरू का किला दोस्तों एक ही चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, एक तो यह धानवन किला है मतलब मरुस्थल में बना, और दूसरा चांदी के गोले दागने वाला किला है। तो बस चांदी के गोले दागने वाला किला क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है, और एकमात्र ऐसा किला है विश्व में जिसने अपनी आज़ादी बचाने के लिए इन शासक ने चांदी के किले मतलब गोले बना बना कर दागे थे। तो अपनी आज़ादी और अस्मिता को बचाने के खातिर ठाकुर शिव सिंह ने 1814 में बीकानेर की सेना के विरुद्ध गोला बारूद खत्म हो जाने पर चांदी के गोले बनाकर दागे थे। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है 1814 की, जब यहाँ के शासक थे चूरू के तो थे शिव सिंह, और इन पे आक्रमण किया था बीकानेर ने, है ना। और बीकानेर की सेना में जब इनके पास में महल के अंदर तोप और गोला बारूद ख़त्म हो गए, कुछ बचा नहीं, तो इन्होंने सोचा कि शहीद होने से अच्छा है मैं जी जान लगा के लड़ूं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे टकसाल वगैरह तो होती थी किलों के अंदर ही उस टाइम पे, तो जितनी भी चांदी के मतलब अस्त्र वगैरह वो थे इनके पास में, गहने वगैरह, उनके गोले बनवा लिए, और तोपें जो थी ना उनमें से गोले, चांदी के गोले दागे थे उन्होंने। ठीक है, तो ये अपने आप में अलग टाइप की एक वीरता की कहानी हो जाती है, इसलिए चूरू का किला फेमस है। तो ये थे दोस्तों ये 5 दुर्ग अपने धानवन दुर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, जैसलमेर दुर्ग हो गया, भटनेर दुर्ग हो गया, नागौर का दुर्ग हो गया, एक जूनागढ़ दुर्ग हो गया, और एक हो गया चूरू का किला। ठीक है, अब अन्य कुछ छोटे मोटे से किले रह गए हैं, 2-3 किले बस बचे हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।